हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो है वो करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से अच्छे से देखें और क्वेश्चंस को समझें, क्योंकि आपको इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करें कि आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम रहेगा उसका समय रहेगा 3 घंटे का, और टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा 80 नंबर का, यानी कि 80 मार्क्स का। इसके साथ ही आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी आपको करने अनिवार्य है, और हर एक क्वेश्चन के सामने वो कितने मार्क्स का है वो दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले पार्ट क खंड क जो आपका आएगा उसमें व्याकरण आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपके एक एक नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, घटा शब्द जो है 2 बार आ रहा है, और दोनों बार ही इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तो काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यंत के अंदर अति उपसर्ग है। धीरे धीरे शब्द क्या है? धीरे धीरे शब्द जो है वो एक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। जैसे कि धीरे धीरे चलना, तो चलना एक क्रिया है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, उसकी क्रिया की भी विशेषता बता रहा है। तो इसलिए ये क्या है, एक क्रिया विशेषण है। जैसे धीरे धीरे चलना, तेज तेज चलना, तो ये धीरे धीरे और तेज तेज जो शब्द हम क्रिया की भी विशेषता बताने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। मनोवृत्ति का पर्यायवाची क्या है? इच्छा। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी। अमावस्या का विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? पूर्णिमा। उसके बाद दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? समास। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपका पार्ट क दिया गया है कि ई की मात्रा का प्रयोग करते हुए 2 शब्द लिखें। तो आप कोई भी 2 शब्द अपनी तरफ से बनाकर लिख देंगे। नेक्स्ट, ख पार्ट क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन का, कि कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आपको उनका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। इसका मतलब होता है अपनी ही प्रशंसा करते रहना। तो आप वाक्य बना सकते हैं इसका प्रयोग करके। नेक्स्ट मुहावरा है, कमर कसना, जिसका मतलब होता है पूरी तरह से तैयार होना। इसका वाक्य आप बना सकते हैं कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए मोहन ने कमर कस ली। ठीक है। नेक्स्ट है, बहुव्रीहि समास बताना आपको क्या होता है। तो बहुव्रीहि समास वो होता है जिस समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों की ही प्रधानता नहीं होती, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आपके पास चंद्रशेखर एक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, चंद्र प्लस शेखर। चंद्र का मतलब चंद्रमा, शेखर का मतलब सिर पर। तो यानी कि जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे चंद्रशेखर कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो शिव है, हमारे भोलेनाथ है, उनको ही चंद्रशेखर कहा जाता है। तो यहाँ चंद्रशेखर का जो मतलब है वो एक शिव का ही एक नाम है। तो इसमें प्रधानता किसकी हो गई? ना ही तो चंद्रमा की प्रधानता है, ना ही शेखर शब्द की प्रधानता है, बल्कि इसमें शिव की प्रधानता है, यानी कि एक अन्य शब्द की प्रधानता है। तो ये चंद्रशेखर क्या है? बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है, विकारी और अविकारी शब्द का अंतर। तो विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग और वचन के आधार पर बदलाव हो जाते हैं, जिनके रूप बदल जाते हैं। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये जो है विकारी शब्दों में आते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे कौन से शब्द होते हैं? जो क्रिया विशेषण शब्द हैं और जो समुच्चय बोधक, वो सभी अविकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आएगा वो आपका आएगा निबंध से संबंधित। आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है, और उनमें से आपको किसी भी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना होगा, जो कि आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ आपकी सहायता करने के लिए कुछ निबंध जो आपको लिखकर भी दिए हैं। आप इन निबंध को देखकर
अपने अकॉर्डिंग किसी भी टॉपिक के ऊपर निबंध लिख पाएंगे। यहाँ से आप थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लीजिए कि आपको निबंध लिखना कैसे है। जैसे कि मान लीजिए आप वृक्षारोपण के ऊपर अगर आप निबंध लिख रहे हैं, तो जब भी आप निबंध लिखें, सबसे पहले उसकी शुरुआत किसी न किसी तरीके की कोट से करें, जो किसी भी महान व्यक्ति ने कही हो या कोई भी अच्छी सी कोट्स, ठीक है, उससे आप शुरुआत करें निबंध की। जैसे कि यहाँ लिखा है, वृक्ष धरा का आभूषण है, इनसे धरती स्वर्ग समान बनती है। ठीक है, कोट्स लिखने के बाद आप जो है फिर भूमिका लिखे अपने निबंध की। भूमिका लिखने के बाद जैसे कि आपने भूमिका लिख दी यहाँ वृक्षारोपण की, उसके बाद आपने वृक्षों का महत्व के बारे में बातचीत की है और इसको जो है आपने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा। तो आप कोशिश करें कि हमेशा जो निबंध है आप पॉइंट्स की फॉर्म में और हेडिंग्स की फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। फिर आपने एक नेक्स्ट हेडिंग बनाई, फिर लिख दिया। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग बनाई वृक्षारोपण के उपाय, इसमें जो है आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया। और फिर लास्ट में आपने जो है अच्छा सा एक निष्कर्ष लिख दिया। तो जब आप इस फॉर्मेट के अंदर जब अपना निबंध लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर जो है बिल्कुल पूरे पूरे मार्क्स दे देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं, ताकि आपको अगर इन्हीं टॉपिक्स पे ऐसे अगर वहां मिले आपको एग्जाम में, तो आपको कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट, श्रम का महत्व पे ये ऐसे है, इसमें भी सेम, पहले कोट्स लिखेंगे आप, फिर भूमिका लिखेंगे, फिर एक हेडिंग बनाकर जो है पॉइंट्स की फॉर्म में आपने लिखा। ठीक है, इसी तरीके से फिर परिश्रम के प्रकार लिख दिए, वो भी अपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया। फिर आलस्य का दुष्प्रभाव ये हेडिंग बनाकर लिखा, और फिर आपने जो है निष्कर्ष की हेडिंग बनाकर लिखा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से अपना ऐसे लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, तो आपको एग्जाम के अंदर काफी अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। नेक्स्ट, ये नारी सशक्तिकरण के ऊपर भी हमने आपको निबंध लिख कर दे दिया है। आप इसे रीड कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा पत्र लेखन से संबंधित, जो कि आपका रहेगा 5 नंबर का। जैसे कि आपको 2 टॉपिक दिए गए हैं। पहला तो आपको पत्र लिखना है अपने पिताजी को, जिसमें आप अपनी कक्षा में प्रथम आने की सूचना दे रहे हैं, या आपको पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए। आप इन दोनों में से कोई भी एक पत्र लिख सकते हैं। हमने आपको यहाँ दोनों के ही सैंपल दे दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने पहला पत्र लिखा है पिताजी को अपनी कक्षा में प्रथम आने की सूचना देने के लिए, तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है जिसके अंदर ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग चीजें आराम से लिख सकते हैं। तो ऐसे पत्र के अंदर सबसे पहले है प्रेषक का नाम आता है, तो आपने अपना नाम लिखा, और क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं कक्षा 9वीं के, तो आपने अपनी कक्षा लिख दी, आपने अपना स्कूल लिख दिया, और जिस तारीख को आप ये पत्र लिख रहे हैं आपने वो डेट लिख दी। फिर आप पत्र शुरू करेंगे संबोधन के साथ, प्रिय पिताजी, सादर प्रणाम, आशा है कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, मैं भी यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। इसके बाद फिर आपने जो है कुछ लाइनों के अंदर अपनी पूरी जानकारी दी कि किस किस तरीके से आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो आप ये अपनी उस चीज उपलब्धि के बारे में लिखेंगे, और फिर लास्ट में आप जो है ये जरूर लिखेंगे कि आपका पुत्र और आपका नाम यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट जो पत्र है आपको लिखना है प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। तो ये एक फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर का मतलब जिसमें पूरा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, एंड कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं ऐसे पत्र की सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जो विद्यालय आपका है, आपके स्कूल का नाम, और जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं वो तारीख आ जाएगी। विषय लिखेंगे आप, विषय क्या है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर संबोधन लिखेंगे महोदय। उसके बाद आप इस तरीके से पत्र को स्टार्ट करेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। और उसके बाद जो है आप पूरा लिखेंगे कि हाल ही में वार्षिक परिणाम घोषित हुए जिसमें आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, मेरे कुल इतने नंबर आए हैं, और
जिस भी कारण से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपके पिताजी क्या करते हैं, उनकी आय कितनी है, इस तरीके से लिखकर फिर आप जो है उनसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूं। और लास्ट में आप लिखेंगे कि आपकी कृपा के लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा, धन्यवाद, और आपका आज्ञाकारी, फिर नीचे आपका नाम, आपकी कक्षा और आपका सेक्शन। तो इस तरीके से आप जो है लेटर या पत्र जो है हिंदी का वो लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट जो है आपको जरूर से ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट खंड ख जो आपका है वो फिर से आपका जो है क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा। काबा किसका पवित्र स्थान है? मुसलमानों का। कवित्री ने उतराई किसे माना है? सदकर्मों को। अब जो आपके ये सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये आप ध्यान रखें कि आपके टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग जो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियो सवैये में कवि किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन कर रहे हैं? तो कृष्ण के रूप का। कैदी और कोकिला कविता के कवि का नाम बताइए? माखनलाल चतुर्वेदी। खेतों में फैली हरियाली कैसी दिखाई देती है? मखमल के समान कोमल। बच्चों का काम पर जाना उनकी क्या है? विवशता। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। तो पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? कबीरदास। पखा पखी का क्या अर्थ है? पक्षपात या भेदभाव। सारा जग किसको भुला रहा है? तो सारा जग पक्षपात या भेदभाव के कारण सत्य को भुला रहा है। सच्चा संत कौन है? सच्चा संत वह है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति और भजन करता है। उसके बाद नेक्स्ट, सोई संत सुजान में कौन सा अलंकार है? सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें जो स की ध्वनि है वो बार बार पुनरावृत्ति उसकी हो रही है, वो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके फिर से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। ये आपका जो है एक क्वेश्चन 7th क्वेश्चन जो है अथवा के अंदर दिया गया है। इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, जो कि आपका 3 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी आपका 3 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपकी टेक्स्ट बुक्स में से आएगा, वो भी आपका 3 मार्क्स का रहेगा। 3 क्वेश्चंस के आंसर जो आप अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बुक में से आप इनको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खंड ग। ये आपका है क्षितिज गद्य खंड के आधार पर आपको निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो आपकी क्षितिज बुक है, पुस्तक है, उसके आधार पर। तो ये आपके 6 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के। ठीक है, तो यानी कि 6 मार्क्स के। पहला है, लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं? तो जनता के। लहासा की ओर किस विधा की रचना है? ये एक यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में लेखक ने किसे सावधान किया है? तो लेखक ने आम जनमानस को सावधान किया है। सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तान हवा से बचाना चाहते थे? साइलेंट वैली को। लेखक हरिशंकर परसाई के पास किसका चित्र था? प्रेमचंद का। महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों और विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। तो आपको इस गद्यांश के आधार पर 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में से ही है, कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो इसके पाठ का नाम था लहासा की ओर, और लेखक कौन थे इसके? राहुल सांकृत्यायन। तिब्बत की जमीन कैसे बटी हुई थी?
तिब्बत की जमीन बहुत छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई थी और इन जागीरों का अधिकतर हिस्सा मठों या विहारों के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में जागीरदार खेती कैसे और किन से करते थे? तो तिब्बत में जागीरदार अपनी जागीर में खुद भी खेती करते थे और खेती के लिए उन्हें मजदूर बेकार में मिल जाते थे, अर्थात बिना किसी मजदूरी के काम करने के लिए मजदूर होते थे। खेती का इंतजाम कौन देखता था? खेती का इंतजाम देखने के लिए मठों की ओर से कोई भिक्षु या बौद्ध भिक्षु भेजा जाता था, जो वहां के लोगों के लिए राजा से कम नहीं होता था। नेक्स्ट, बेगार का क्या अर्थ है? बेगार का अर्थ है बिना मजदूरी के जबरन काम करवाना, यानी कि जबरदस्ती काम करवाना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो कि 5 मार्क्स का है। मुंशी प्रेमचंद अथवा राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन आप अपनी टेक्स्ट बुक में से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको और ये 3 क्वेश्चन दिए गए जाएंगे आपको यहाँ 13 क्वेश्चन के अंदर, और इन 3 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे जो आपके 2-2 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है खंड घ, आपका खंड घ आ जाएगा। इसमें भी 14th क्वेश्चन जो आपका कृतिका के भाग 2 पुस्तक, जो आपकी कृतिका पुस्तक है, उसके आधार पर आपको कोई भी 2 क्वेश्चन इनमें से अटेम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके, पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और बाकी जो है 2-2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। और फिर जो लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका आएगा, वो आपका आएगा जो आपकी आदर्श जीवन मूल्य माध्यमा पुस्तक है, उसके आधार पर ये आपके 5 क्वेश्चन होंगे। 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपका एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपका टोटल 8 नंबर का 15वां क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरीके से जो आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर आएगा, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको फाइनल एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ऐसे और लेटर राइटिंग के जो हमने इसमें आपको वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिटेल में बता दिया है कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से जो है वीडियो को पूरा देखें और जो है अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आए। इसके साथ ही हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।